हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, हम लोग CSET में स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। जी हाँ, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के वन ऑफ द टॉप कैटेगरी का चैप्टर, जी हाँ, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का ये लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 जो कि डील करेगा किस साथ में, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ये टॉपिक अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्यों है, बिकॉज इसमें हम गवर्नमेंट के की इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सर, की इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जी हाँ, एक की इंस्टीट्यूशन आपके स्क्रीन पे है जी, नीति आयोग। ऐसे ही कई सारे की इंस्टीट्यूशंस है। गवर्नमेंट अपनी वर्किंग कैसे करती है, इसे जानने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ याद रखिएगा, जब हम इन चैप्टर को समझ लेंगे तो हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट अपने किस तरह से अपने ऑर्गन्स का यूज करके कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्री के लॉ की एग्जीक्यूशन में, कंट्री में होने वाले जस्टिस क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के बारे में यहां इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जो आपके CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल और इसके बाद आपके करियर में बेहद काम आएंगी। इसलिए इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि आप इस सारी टर्म्स साथ में, जी हाँ, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस की टर्म्स के सारे में साथ में फैमिलियर हो जाए। डिटेल स्टडी हम लोग आगे फिर करेंगे, लेकिन यहां आपको एक छोटा सा रिव्यू और एक व्यू दे रहा हूं उसके बारे में। रिव्यू है जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल है उनमें क्या रिव्यू है, और व्यू मेरा यह है कि इसे कैसे याद किया जाए। एक बात और देखिए, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी क्या है, मैं बार बार आपको सबको एक बात समझा रहा हूं। अब पढ़ाइयां नहीं कर रही हैं, सीखना है। आप सीखने पे जोर दीजिएगा। ऑलराइट, सो सीखते हैं नीति आयोग, गवर्नमेंट का पहला की इंस्टीट्यूशन क्या, नीति आयोग। वन मोर टाइम, नीति आयोग, सरकार, नीति आयोग। एक्चुअली बेटा ध्यान सुनना, नीति आयोग से पहले की कहानी मैं समझा देता हूं। जी हां, क्या है सर ये नीति आयोग? हां, ये नीति आयोग से पहले की एक इंपॉर्टेंट कहानी समझा देता हूं कि नीति आयोग से पहले क्या था। नीति आयोग से पहले बेटा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, प्लानिंग कमीशन थी। मैं दरअसल ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग, हम समझेंगे क्योंकि सारी टर्म हमारे काम आने वाली है। ठीक है, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन थी। गवर्नमेंट इंडिया, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1951 के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन बनाई। जी, प्लानिंग कमीशन सर क्या होती है बेटा? दरअसल कमीशन का मीनिंग यहां पर, प्लानिंग कमीशन का मतलब यह था कि गवर्नमेंट के लिए 5 साल की पॉलिसी बनाना, 5 ईयर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्री को डेवलप करे, सोशली इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करे, उसके लिए पॉलिसीज बनाती थी और गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी। साथ के साथ ये स्टेट्स और कुछ खास मिनिस्ट्रीज को फिनेंस में, मींस अलॉटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, फाइनेंशियल फिनेंस। ऑलराइट, लेकिन इन 2017, जी हाँ, रिसेंटली हमने अभी देखें तो लास्ट 2017 में, जी हाँ, जो पिछला बीता 2017 है, 2017 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। इसकी जगह एक्चुअली एक नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। नीति आयोग, याद रखिएगा डेट, 1 जनवरी 2015। सर हमारी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं है तो याद कर लीजिएगा, अच्छा है, नॉलेजेबल बनिएगा। सो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। इसके विंग्स को थोड़ा ब्रॉड किया गया, इसके वर्किंग को ब्रॉड किया गया, इसके स्कोप्स को ब्रॉड किया गया। नीति आयोग बेटा ध्यान सुनना, बेटा ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ। इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली है, याद रखिएगा, ऑफिस कहां पर है? दिल्ली में है। इसके अलावा इसके खास फंक्शन में अभी बताऊंगा आपको क्या क्या है। पहली 2 चीजें यहां मैं समझा दूं आपको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है। थिंक टैंक सर क्या? थिंक टैंक। नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है बेटा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? थिंक टैंक। अभी थिंक टैंक कैसे है ये भी बताता हूं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर ये नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग सर किस लिए खड़ा होता है? तो बेटा ये नेशनल, बोलिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, अब देखो बेटा फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वन मोर टाइम, एक बार बोलिएगा, फटाफट से बोल लीजिएगा, वापस मौका नहीं मिलेगा, बोल लीजिएगा फटाफट से। क्या है सर ये? नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन किस लिए बेटा? ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन
किस लिए? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब सर क्या पर है? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है हमको सोशली, इकोनॉमिकली, ओहो सॉरी थोड़ा सा मार्कर इशू है। इकोनॉमिकली, सोशली हम करना है, ठीक है, सोशली इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप करना है। दरअसल नीति आयोग के बारे में ध्यान सुनना बेटा। नीति आयोग क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन फॉर व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया बदलना चाहिए, इंडिया में बदलाव आना चाहिए। अब कहां का बदलाव आना चाहिए? ऑल ओवर इंडिया में बदलाव आना चाहिए। जी हाँ, नीति आयोग, जी हाँ, जैसे मैं बता दूं उसके जो अध्यक्ष होते हैं, सर अध्यक्ष का मतलब यहां पे किस चीज से है बेटा? जो इसके प्रेसिडेंट है, नीति आयोग के प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जी हाँ, रिसेंटली बता दूं नरेंद्र मोदी हैं। और जो ऐसे ही इसमें जी याद रखिएगा, ऐसे ही अलग अलग गवर्निंग काउंसिल्स हैं। गवर्निंग काउंसिल्स के अंदर अलग अलग स्टेट्स, उनके मिनिस्टर्स होते हैं। जी हाँ, जो स्टेट्स हैं उनके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सपर्ट्स के व्यू लिए जाते हैं। और यहां जो मैं बता रहा हूं ये एक बेटा, ये एक कमीशन बन गया। आयोग का मतलब होता है कमीशन, ठीक है। तो ये कमीशन बनने के बाद में ये क्या करेगा? एडवाइस करेगा। अब मैंने आपको एक वर्ड लिखा है यहां पे, थिंक टैंक। आप देखिएगा वर्ड लिख रहे हैं यहां पे, थिंक टैंक। थिंक टैंक, ये थिंक टैंक क्या करेगा? बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट की अगर बात करूं, इकोनॉमिकली सोशली डेवलपमेंट की बात करूं, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट। किस सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए? कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी चाहिए? किस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलना चाहिए? किस गांव में इलेक्ट्रिसिटी की नई चीजें पहुंचनी चाहिए? किस जगह पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए? किस जगह पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चाहिए? किस जगह पे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए? ये ऑल ओवर इंडिया के कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेगा, नेशनल डेवलपमेंट की बात करेगा। अब यहां जो बेटा नीति आयोग होते हैं, इसके दो हब होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको बुक से हटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ था। नीति आयोग कब स्टैब्लिश हुआ था सर? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को सर स्टैब्लिश हुआ था। सर इसका ऑफिस कहां है? दिल्ली में है बेटा। सर ये किसके लिए काम करता है? ये एडवाइस करता है, किसको करता है एडवाइस? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस लिए एडवाइस करता है? कंट्री के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की। जितने भी इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लीजिएगा, चाइल्ड एजुकेशन की बात कर लीजिएगा, ऑल ओवर एजुकेशन की बात कर लीजिएगा, सारी एस्पेक्ट्स, जी हाँ, कंट्री को डेवलप करने की सारी एस्पेक्ट्स यहां पे कवर है। नीति आयोग, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, नीति, नीति मतलब पॉलिसी। कैसे 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 कंट्री डेवलप हो, ये एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, अच्छा सर ये तो आपने हमको बता दिया। अब ये क्या करेगा? ध्यान सुनना बेटा, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नीति आयोग को समझने के लिए दो पार्ट में समझाने के लिए बताता हूं आपको, देखिएगा। नीति आयोग के बेटा दो हब हैं। नीति आयोग के, प्लीज पे अटेंशन बेटा, नीति आयोग दो हब हैं, एक टीम हब, नीति हब, आयोग हब, और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसका काम है बेटा इस कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन करना। क्लियर? और नीति आयोग करेगा ये, बताऊंगा अभी कैसे है बेटा। जैसे स्टेट में भी डेवलपमेंट हो, सेंटर में भी डेवलपमेंट हो, जो सेंटर में होने वाला डेवलपमेंट है वो स्टेट्स भी एक्सेप्ट करें, उसे स्टेट भी समझें। स्टेट में क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो। ऑलराइट, और नॉलेज इनोवेशन हब का मतलब यहां पर यह है कि टू मेक मोर इफेक्टिव, टू मेक मोर इफेक्टिव नीति आयोग, नीति आयोग को और इफेक्टिव कैसे बना जाए उसके लिए नॉलेज एंड इनोवेशन हब के फॉर्म में भी काम करता है। देखो बेटा ध्यान सुनना, मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखो ध्यान सुनना बेटा। अगर कंट्री में ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहिए,
तो आपको ऐसे एक आयोग की, जी हां, ऐसे एक कमीशन की, ऐसी कमीशन की जरूरत है जो कंट्री में जरूरत को समझे, कंट्री की जरूरत को समझे। सर कंट्री की जरूरत जैसे, अब मान लीजिएगा मैं आपसे कहता हूं, हम ये कहते हैं कि हमारी कंट्री में आज की डेट में 5G टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए, तो नीति आयोग इस चीज को कंसीडर करेगा कि भाई आनी चाहिए। नीति आयोग का मतलब समझ रहे हैं आप? नीति आयोग देखेगा रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसे कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप हो, कैसे कंट्री में सोशल चीजें डेवलप हो। इसके लिए नीति आयोग एडवाइज करता है, किसको करता है? गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट के एडवाइस विंग की तरह काम कर रहा है। क्लियर है बात? तो क्या करेगा? ये डिजाइन करेगा पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स कि किस तरह की पॉलिसी कंट्री में होनी चाहिए, किस तरह के डेवलपमेंट्स होने चाहिए। क्लियर है? अच्छा सर, फिर क्या करेगा? फोस्टर करेगा कोऑपरेशन बिटवीन फेडरलिज्म। देखो कॉपरेशन में बोल रहा हूं ना, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब ही यहां पर यह है कि स्टेट और सेंटर के बीच एक अच्छी एसोसिएशन बन सके, तो उसको भी फोस्टर करेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया नॉलेज एंड इनोवेशन हब है ये, तो ये इसके जनरल टर्म्स आ गई, जो जनरल वर्क आ गए। ऑलराइट, अब देखो बेटा, मैं आपको स्क्रीन पर चलता हूं बुक के, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से बेटा। नीति आयोग इज डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है अप टू डेट, अप टू डेट, ठीक है, अपने आप को क्या रखना? अप टू डेट रखना। एट रिसोर्स सेंटर, मतलब सर, मतलब कंट्री में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रखना। कहता है नेसेसरी रिसोर्सेज, विद द नेसेसरी रिसोर्सेज, knowledge, skills that will enable it to act with the speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government and deal with the contingent issues। बात पकड़ में आया? कैसे समझना? देखो बेटा, मैं ये आपको सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मान लीजिएगा ये कुछ लोग हैं जो एक बैठे हुए हैं, और ये एक, इसको हम बोलते हैं नीति आयोग, ये आपस में एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने माना एक ये प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, ये गवर्निंग काउंसिल्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग स्टेट्स के कुछ एक्सपर्ट्स लिए गए हैं, एक्सपर्ट्स जिनको रिकमेंड करते हैं पीएम, ठीक है। अब ये क्या है? ये सोचेंगे, देखो बेटा, ये सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे? ये सोचेंगे कि क्या होना चाहिए कंट्री के अंदर। तो इनके ये क्या करेंगे? ये अपने आप को अप टू डेट रखेंगे। अप टू डेट मतलब एडवांस रखेंगे कि कंट्री में क्या क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अपने इंडिया में भी क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए ऐसी चीजों के लिए। तो क्या कर रही है? एक रिसोर्स सेंटर है, रिसोर्स सेंटर है, तो कहता है स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर विद नेसेसरी रिसोर्सेज, knowledge and skills that will enable it to act with the speed, promote research and innovation, provide strategic policy vision for the government। आपको पता है, मजे की बात बताता हूं आपको मैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ही नीति आयोग को स्टैब्लिश किया है। पहले प्लानिंग कमीशन था, जो कि रियलिटी बता दूं, प्लानिंग कमीशन बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं करता था, बट अब नीति आयोग की वजह से मैं आपको बता दूं कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स कई सेक्टर्स में बहुत अच्छे भी हुए हैं। नीति आयोग ही देखता है, नीति आयोग देखता है कि किस सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर फ्यूल, जैसे हम जानते हैं कि फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होती जा रही हैं, तो नीति आयोग इसको भी सजेस्ट करेगा कि बायोफ्यूल बनाना चाहिए। आपको जानकारी बता दूं, मैंने शायद अपने लास्ट सेशंस में बताया भी था, 8,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट कर रही है बायोफ्यूल बनाने पर, ताकि जो आज के फ्यूल के प्राइसेस हैं उसके कंपेयर एक अल्टरनेटिव रेडी हो सके। और बायोफ्यूल अगर अवेलेबल होगा मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हम याद रखिएगा एक नया इनोवेशन सामने खड़ा कर पाएंगे, नई एक टेक्नोलॉजी खड़ा कर पाएंगे। तो नीति आयोग ये देखता है कि भाई क्या चीजें होनी चाहिए कंट्री के अंदर बदलाव के लिए। अब उसके लिए क्या करना होगा इसको? देखो बेटा ध्यान से, वो क्या करेगा? डिजाइन, बात करेंगे अभी यहीं से, देखो, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर फोस्टर मतलब सपोर्ट करना, फोस्टर मींस सपोर्ट। क्या करेगा? कोऑपरेट करना, किसके? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब स्टेट एंड सेंटर के बीच में, ठीक है, सेंटर के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, ताकि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे दोनों जगह पे ही डेवलपमेंट हो सके। देखो बेटा, नेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो स्टेट के साथ लेकर चलना पड़ेगा। नेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो यू हैव टू come with, you have to, you know what, bring them
किनको साथ लेना होगा, यू हैव टू कॉल देम कि वो स्टेट्स हमारे साथ आए, ऑलराइट, तभी नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो क्या करे, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग क्या करेगा, डिफरेंट सेक्टर्स को, जी हाँ, डिफरेंट सेक्टर्स को, लाइक एग्जांपल एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की नीड को समझेगा कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस होने चाहिए। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, जैसे मान लीजिएगा मॉनसून बहुत अच्छा नहीं आया, इससे क्या हुआ, कई सारे फार्मर्स की जो क्रॉप थी, या देखिएगा वो खराब हो गई, ठीक है, उनकी फसल खराब हो गई। इसकी वजह से उनके अब डिफिकल्टी क्या आ रही है, वो बेचारे पैसा जो लोन ले रखा था उनको लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। अब मान लीजिएगा किसान के पास अगर, फार्मर्स के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो खेती नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस क्या होगा, नीति आयोग देखेगा कि भाई यहां पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि फार्मर्स के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, लाइक कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाई जाए। तो ये यहां पर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो उसका मतलब वो मॉनिटरिंग भी करना कि किस सेक्टर में जरूरत है, मॉनिटरिंग की एक्चुअल ऐसा वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, प्लस जो पहले स्टेप हम ले चुके हैं, जो पॉलिसी पे इन्होंने रिकमेंड किया, उसको इवैल्यूएट करना कि वो कितने इफेक्टिवली वर्क कर रही है। क्लियर है। एंड लास्ट वन इज थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। थिंक का मतलब होता है कि सोचना कि गवर्नमेंट किस तरह से कंट्री डेवलप करे, एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। 4 टास्क है बेटा, याद करते हैं बीकेबी, फटाफट से याद करते हैं। देखो कौन सा है पहला, फर्स्ट क्या डिस्कस करना है, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। वन मोर टाइम, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, वापस बेटा, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ठीक है सर। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पहला क्या समझा हमने, डिजाइन पॉलिसी। ये क्या करेगा, पॉलिसी, कंट्री डेवलपमेंट की पॉलिसीज को डिजाइन करेगा, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। दूसरा क्या करा हमने, याद करा फटाफट से, वन मोर टाइम, फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फोस्टर मतलब सपोर्ट करना, ताकि क्या हो सके, स्टेट और सेंटर आपस में काम कर सके। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, याद हुआ। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, बेटा स्क्रीन पे नहीं, मुझे देखो, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। एंड फोर्थ वन इज व्हाट, टीम, अभी बताया था, टीम हब एंड थिंक टैंक है ना, थिंक टैंक हब। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए सोचेगा, एडवाइस करने के लिए। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। बेटा मेरा एक बार फिर कह रहा हूं, मेरा टारगेट यह है कि मैं आपको सेशन दिखाते याद करा दूं, समझाऊं भी, याद भी करा दूं। तो पहला पॉइंट फटाफट से बता दो एक बार कि नीति आयोग का पहला काम, एग्जाम में आ सकता है, पूछ आपसे एबीसीडी कौन सा है, बताइए कौन सा एक्टिविटी करती है। तो इन्हें फीचर्स भी बोल रहे हैं, एक्टिविटी भी है। नीति आयोग की एक्टिविटी फर्स्ट सर, पहली एक्टिविटी है डिजाइन एंड पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सर दूसरी है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सर थर्ड है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एंड द फोर्थ वन इज सर थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। गुड, शाबाश। चलिए अब बेटा यही इसके सेम फंक्शंस यहां पे डिफाइन कर रखे हैं। ऊपर हमने फीचर्स पढ़े हैं, यहां पे इसको फंक्शंस के नाम से रेफर किया हुआ। आप तीनों अभी या चारों अपने याद कर लिए हैं, ये खुशी की बात है। अच्छा आपके बेटा बुक में ना इसका फर्स्ट पेज और दे रखा होगा, जिसमें अलग अलग इसने बता रखा क्या क्या किस तरह से वर्क कर रहा है ये। उसको सिर्फ आप रीड करना है आपको, उसको डिटेल में जानने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मन करे तो रीड करना है, मैं आपको मेन कोर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं पहले। अब देखो बेटा, डिफरेंट वर्टिकल नीति प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर नीति टू कैरी आउट इट्स मैंडेट्स। द लिस्ट ऑफ वर्टिकल्स एंड बिलो। अब जैसे बेटा एग्रीकल्चर में हेल्थ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च, एचआरडी समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट। आप किसी भी पॉइंट को उठा के देखोगे यहां पे, वो ऑल ओवर कंट्री की बात कर, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनर्जी, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट कोऑपरेशन एंड डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे अभी रिसेंटली सुनने को मिल रहा है कि ये प्लान किया जा रहा है कि क्या, कि जो पब्लिक सेक्टर है ना, जो पब्लिक सेक्टर है मतलब गवर्नमेंट, वो किसके साथ काम करेगी, प्राइवेट के साथ में, प्राइवेट सेक्टर के साथ में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए, क्लियर, अभी पहले ही बताए थे आपको, याद हो तो। एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिविजन्स, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, ये अलग अलग बेटा उन्होंने दे रखे हैं कि ये सब मैटर्स के ऊपर नीति आयोग अपनी एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, मतलब इनकी कंसर्न मिनिस्ट्रीज को। आपको क्या करना है, सिर्फ ये लिस्ट एक बार जर्नली चेक करनी है, यस, इजी एकदम।
मैं आपको लेके आता हूं 7 के पास। 7, जी हाँ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। वन मोर टाइम, क्या है सर? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। सर कॉन्सेप्ट क्या? ध्यान सुनना बेटा। कंट्री को ऊंचा पहुंचाना है, मतलब अगर किसी कंट्री को आपको उसका जबरदस्त डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए खास बात याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए खास बात क्या रखनी पड़ेगी? उसके लिए जरूरत है उसकी ह्यूमन कैपिटल अच्छी होनी चाहिए। और सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब लोगों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 रोल मॉडल स्टैब्लिश किए। सर 3 रोल मॉडल क्या होता है? ध्यान सुनना, मत पढ़ो बेटा, सुना देंगे, याद करा देंगे, इधर ध्यान दो। 3 रोल मॉडल का मतलब यहां पर यह है कि 3 स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया। 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? जी हां, झारखंड, ओडिशा एंड एमपी, मध्य प्रदेश। इन 3 स्टेट्स को, जी हां, इन 3 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया, जिनका फोकस था, प्राइमरी फोकस क्या था? एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन के लिए याद रखिएगा नीति आयोग ने, जी हां, नीति आयोग ने, जो कि इस प्रोजेक्ट को कैरी किया गया है, वहां पर नॉलेज पार्टनर्स हैं। जी हां, नॉलेज पार्टनर, वापस बता दूं, नॉलेज पार्टनर 2 बड़ी ग्रुप्स हैं। एक है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है बेटा, ये एक यूनाइटेड स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है। इंडिया के वन ऑफ द, आई मीन नॉट, सॉरी, इंडिया नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंसी फर्म है, जो टेक्नोलॉजी, बिजनेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट्स, उन सब एस्पेक्ट्स पे अपने व्यूज देता है, कंसल्टेंसी देता है। साथ में साथ इंडिया के एक बड़े ग्रुप, जी हां, पिरामल फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, पिरामल फाउंडेशन, एजुकेशन लीडरशिप, ये दोनों ही नॉलेज पार्टनर हैं जो कि इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। 3 स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जी हां बिल्कुल, और 2020 के अंदर ही इसका लास्ट प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा है। अभी 2017 के डेटा के हिसाब से ओडिशा के अंदर, जी हां, कई स्कूल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मर्ज किया आपस में, और कुछ स्कूल्स में क्या क्या एजुकेशन में डेवलपमेंट्स होने चाहिए, उनके उनमें कैसे कंट्री के अंदर एजुकेशन और अच्छी हो सकती है, उसको कंसीडर किया गया है। आइए इसे समझते हैं फटाक से। 7 की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बेटा। सब्सटेंशियल, देखो, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। वन मोर टाइम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। वन मोर टाइम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। 7 का मीनिंग है द प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल फोकसेस ऑन व्हाट? 2 मेन सेक्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। याद करिए बेटा, किस पे फोकस करता है? एग्जाम पूछ लेगा आपसे। सर क्या था फुल फॉर्म? वन मोर टाइम, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल का 2 फोकस है, एजुकेशन एंड हेल्थ। टू बिल्ड द 3 मॉडल स्टेट्स, कौन कौन से बताए थे? ओडिशा, झारखंड एंड एमपी। याद हुआ? देखो, आफ्टर एन एलाबोरेट सिलेक्शन प्रोसेस द बेस्ड ऑन द चैलेंज मेथड। चैलेंज का मतलब है जहां पर सबसे पहले बदलाव की जरूरत है। झारखंड, जी हां, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, जी हां, यहां ही देखा गया कि यहां सबसे पहले एजुकेशन मींस, यहां पर सबसे पहले ये प्रोजेक्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। इन कंट्री, इन स्टेट्स में एजुकेशन एंड हेल्थ को लेकर जो चैलेंजेस थे, वो सबसे पहले वो सेलेक्ट किए गए स्टेट्स को। सो 3 स्टेट्स नेमली झारखंड, Madhya Pradesh and Odisha were selected for the project. The program is being implemented in these states along with the knowledge partners. कौन कौन knowledge partners है? क्वेश्चन देखो बेटा, आता है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ये यूनाइटेड स्टेट की बेटा एस्टैब्लिश कॉर्पोरेशन इसका, और पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप, कंसोर्टियम्स विद नीति आयोग। कंसोर्टियम का मतलब होता है बेटा एसोसिएट्स, ये भी उसके साथ अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एज अ फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर इन द प्रोसेस। किस प्रोसेस में बेटा? एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए, स्पेसिफिकली यहां पे एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं अभी। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 3 phases ओवर अ पीरियड ऑफ 30 months। ये पुरानी डेट से बता रहा है आपको। कमिंग टू एन एंड इन द 2020, the 2 phases of the project have been completed. Now it is now a 3rd phase of implementation which will last for 18 months. All right, अब 7 का बेटा देखो, खान से सुनना बेटा, क्या कर रहा है यहां पे 7? ये करेक्ट डायग्नोस करें, डायग्नोस डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स ऑफ झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। पहले तो स्कूल्स ऐसे देखो, ऐसे स्टेट में ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर देखिए इन स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर इससे स्कूल्स को ऑब्जर्व करना, उनको डायग्नोस करना कि उसमें एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरी खास बात देखो बेटा, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप रिलीज फॉर ऑल द 3 states which contain quarterly milestones committed for each initiatives regarding what? Education.
बेटा एजुकेशन में डेवलपमेंट एग्जैक्टली जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो फॉलो हो रहे भी नहीं हो रहे हैं, इसके लिए भी उसको मॉनिटरिंग करना। एंड इसको बेटर मॉनिटरिंग दो तरह से करते हैं, सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। देखो क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर्स, ये बेटा मैं बता दूं ओडिशा के अंदर ना, ओडिशा में 2017 में कई सारे स्कूल्स को मर्ज किया गया था। एंड रेमेडिएशन प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, टीचर रिक्रूटमेंट, rationalization, institutional reorganization at a district and a state level, and the proper utilization of MIS, Management Information System, MS stands for Management Information System, on execution mode since January 2018। ताकि देखो समझो बेटा, अच्छे स्कूल्स होंगे कैसे बनेंगे अच्छे स्कूल्स? अच्छे ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग इनका स्टाफ का ट्रेनिंग हो, अच्छे टीचर्स हो, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, है ना, रीऑर्गेनाइज कर सके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, क्लासेस किस तरह के हो सके, जैसे डिजिटलाइजेशन किया जा सके क्लासेस का। तो ये इंप्रूवमेंट्स होने जरूरी हैं, वो इंप्रूवमेंट्स यहां पर लिए गए। 3 स्टेट्स कौन कौन सी बेटा? ओडिशा, झारखंड एंड एमपी। नाउ प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू नेशनल स्क्रीनिंग ग्रुप। नेशनल स्क्रीनिंग बेटा किस सेंट्रल लेवल के सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को करेगा, एंड सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स ये सेंट्रल लेवल पे करेगा, एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे ये मॉनिटर करेगा कि जो प्रोजेक्ट्स कैरी किए गए हैं, जो इनिशिएटिव्स ले गए हैं, कि एक्चुअली फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, इतना समझ में आया? थोड़ा समझ में आया? चलिए अब सुनिएगा, यहां मैंने नीति आयोग के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको बताई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है नीति आयोग के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद देखिएगा ये आपके सिलेबस का पार्ट था, लेकिन नीति आयोग के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके सिलेबस में कवर नहीं की गई है, बट आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से बना दूंगा, और आपको आपकी क्वेरीज भी अलग से आंसर कर सकता हूं, आपको सेपरेटली भी आंसर कर सकता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा और अपनी स्टडी पर लग जाएगा जम के, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो है, एक टॉपिक याद हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, जब तक तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।